मेरा नाम एडम है और मैं यूक्रेन में पैदा हुआ। आज से 10 साल पहले मैं कनाडा आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। यूक्रेन में मेरी परवरिश एक ईसाई घराने में हुई और बचपन में मेरे माता पिता मुझे चर्च ले जाया करते थे। मुझे अब तक याद है कि चर्च में पादरी के वचन में इस बात का जिक्र होता था कि जिसका रंग जितना गोरा होगा वो उतना ही खुदा के करीब होगा और खुदा अपने मकरब लोगों को जन्नत में पहले दाखिल करेगा। बचपन में भी मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी कि जिस्म की रंगत की बुनियाद पर यह तफरीक क्यों है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे इस बारे में और तजस्सुस हुआ कि सफेद रंग का खुदा के करीब होने से क्या ताल्लुक है, लेकिन मुझे इसकी कोई ठोस वजह या दलील नहीं मिली क्योंकि खुदा ने हर बच्चे को फितरत पर पैदा किया है और वो मासूम होता है। अगर वो गोरे रंग के साथ पैदा हुआ है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं और न ही उसे इस बुनियाद पर कोई फजीलत मिल सकती है। अगर किसी का रंग गोरा है या काला है तो वो उसके पैदा होने की जगह पर मुनहसिर है कि वो किस इलाके में पैदा हुआ। इस पर किसी को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो किस घर या किस मुल्क में पैदा हो, लेकिन हमारे खून का रंग तो एक ही है, चाहे कोई गोरा हो या काला। इसलिए नस्ल, रंग और कौम की बुनियाद पर इंसानों में तफरीक करना दरअसल खुदा के इख्तियार और उसकी तकसीम व इनाम का इनकार है। कनाडा आने के बाद मेरी सोच में और भी पुख्तगी आ गई क्योंकि ये एक मल्टीकल्चरल मुल्क है। यहाँ हर रंग और नस्ल के लोग हंसते और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कनाडा का चार्टर ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स हर किसी को बराबर हुकूक की जमानत देता है। मैंने यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद टीचर बनने का फैसला किया और सर्टिफाइड टीचर के तौर पर पढ़ाने लगा। एक साल में मुझे एहसास हुआ कि मर्द टीचर्स के लिए कनाडा के स्कूल सिस्टम में काफी मुश्किलात हैं। पढ़ाई के दौरान मेरी मुलाकात मारिया से हुई, जिसका खानदान भी यूक्रेन से ताल्लुक रखता था। वो भी एक ट्रेनी टीचर के तौर पर आई थी। हम एक दूसरे को अच्छे लगे और शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद जब मैंने महसूस किया कि मर्द टीचर्स को स्कूल रेगुलेशंस की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो मैंने टीचर की नौकरी छोड़ दी और मेडिकल सेल्स की जॉब शुरू कर दी। इसमें मैं खुद को बेहतर महसूस करता हूँ और आमदनी भी इतनी हो जाती है कि आसानी से गुजारा हो जाता है। मेरी बीवी मारिया स्कूल में टीचर है। हमारी कभी कभी स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज पर बात भी होती रहती थी। एक दिन उसने बताया कि अब वो ग्रेड 1 की जगह ग्रेड 4 के बच्चों को पढ़ा रही है और उसने बच्चों के वालिद के साथ एक दिन बिताने का प्रोग्राम बनाया था। इस मकसद के लिए उसने स्कूल से इजाजत भी ले ली थी। मारिया ने बताया कि बच्चों के घरों में एक कंसेंट फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें वो अपने माँ बाप से उनकी दस्तयाबी के लिए दस्तखत करवा के लाएंगे ताकि उसके मुताबिक इंतजाम किए जा सकें। मैंने इस आइडिया को सराहा और कहा कि ये एक अच्छा कदम है। इससे स्कूल, बच्चों और वालिदैन के बीच बेहतर हम आहंगी पैदा होगी। अगले दिन जब मेरी बीवी स्कूल से लौटी तो वो बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे बहुत तशवीश हुई कि ऐसा क्या हुआ है। उसने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गई कि आपको बाद में बताऊंगी। कुछ देर बाद जब मैंने कहा कि चलो खाना खाते हैं तो उसने अपना चेहरा धोया और टेबल पर आकर बैठ गई। मैंने फिर पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो आज तुम इतनी परेशान और उदास लौटी हो? जवाब में उसने कहा, मैंने जो फादर डे टुगेदर का प्लान बनाया था बच्चों के वालिद के साथ एक दिन मनाने के लिए, उसके सिलसिले में फॉर्म बच्चों के घर भेजे गए थे। आज सभी बच्चों को वो फॉर्म दस्तखत करवा के वापस लाना था, लेकिन मैं हैरान रह गई और बहुत मायूस भी कि 10 में से 8 बच्चों के वालिद मौजूद ही नहीं थे, यानी वो फॉस्टर पेरेंटिंग में रह रहे हैं। इस बात ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। ऐसे बच्चे अपने वालिद के बारे में जानते तक नहीं हैं और मैं अपने प्रोजेक्ट की नाकामी पर बहुत अफसोस कर रही थी। अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। स्कूल से घर आने तक मेरी हालत बहुत नाजुक थी। आई एम सॉरी, उस वक्त आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मैं बहुत जज्बाती हो चुकी थी। ये कहकर मारिया ने मुझे एक मजबूरी वाली मुस्कान भी दी। असल में कनाडा के बहुत से स्कूलों में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो फैमिली सर्विस डिपार्टमेंट की निगरानी में होते हैं। इनके वालिदैन की शराब, नशा, बदतमीज रवैया और तशद्दुद जैसी आदतों की वजह से सरकार उन्हें अपनी तहवील में ले लेती है और फिर उनके लिए खाना, रहना और पढ़ाई सब कुछ सरकारी खर्चे पर होता है। वक्त के साथ साथ ऐसे बच्चे अपने असली वालिदैन का नाम तक भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, यहाँ तक कि शक्लें तक भूल जाते हैं। बिल्कुल यतीमों की तरह इन बच्चों को फॉस्टर पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है जो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। वो ऐसे बच्चों को घर में रखते हैं ताकि उन्हें स्कूल भेज सकें और एक सक्रिय जिंदगी महसूस कर सकें।